आप सभी को एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल स्पोर्ट्स एंड फैक्ट्स में। तो इससे पहले जो आपने देखा होगा 2 वीडियोज़ हम डाल चुके हैं, इंटरव्यू से रिलेटेड। एक पीआरटी और टीजीटी म्यूज़िक से रिलेटेड है और एक जो था हमारा टीजीटी पीजीटी हिंदी से रिलेटेड, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड आदमी का था, क्योंकि हमारा दीपक कुशवाहा सर का था। और जो पीआरटी म्यूज़िक के थे जो हमारे कमलेश चंद्राकर सर थे। जो आप में से अगर किसी ने वो वीडियोज़ नहीं देखा होगा तो आप जाके उसको देख सकते हैं। और आज जो हमारे समक्ष यहाँ पे उपस्थित हैं, जो बैठे हुए हैं, शुभम साकिया टीजीटी डब्ल्यूई केंद्रीय विद्यालय हिंडलीकट में करंटली अभी काम कर रहे हैं। तो उससे पहले सर के बारे में मैं कुछ बता दूं। सर आईटी के फील्ड में बहुत बड़े बादशाह ये कह लीजिए आप लोग, और बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड, और बहुत ही इससे पहले केवीएस से पहले सर अलग अलग जगह पे काम कर चुके हैं। उनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। उन्हीं सब एक्सपीरियंस को लेके और अलग अलग जगह से किस तरीके से सर ने इंटरव्यू के एक्सपीरियंस गेन किए हैं, साथ ही साथ केवीएस के इंटरव्यूज की जो सर ने जितना भी एक्सपीरियंस गेन किया, उन सबको आज हम सर से सुनेंगे और कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो सर, स्वागत है बहुत बहुत आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सर, आपने टाइम दिया इसके लिए, हमारे चैनल के वीडियो के लिए, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो शुरू करते हैं सर से, लेकिन उससे पहले सर से मैं जान लेता हूँ कि सर, आप सर का बैकग्राउंड कैसे, एजुकेट मतलब वर्क एक्सपीरियंस के फील्ड में क्या सब्जेक्ट लेना पड़ता है, कैसे बैकग्राउंड बनता है, क्योंकि ये एक तरीके से देखा जाए तो सबसे यूनिक फील्ड है हमारे इसमें। और अब अभी जो करंटली जो केवीएस में और एनवीएस में जो भी पूरे एजुकेशन सिस्टम पे हम अगर बोलें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल वोकेशनल एजुकेशन और साथ ही साथ जो क्रिएटिविटी, जो एआई का जिस फील्ड जो फील्ड जो आजकल इंट्रोड्यूस हो रहा है, उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एक योगदान है। तो सर से अच्छा हमें कोई नहीं बता सकता, क्योंकि सर उसमें पूरी तरीके से निपुण है। तो मैं सर से पहले पूछना चाहूंगा, सर आपका बैकग्राउंड क्या है वर्क एक्सपीरियंस सब्जेक्ट में, और आपने केवीएस एनवीएस जो टीजीडब्ल्यू के लिए कैसे प्रिपरेशन किया था सर, और आपका जो रिटर्न का एक्सपीरियंस है वो थोड़ा हमारे बच्चों के साथ शेयर कीजिए, जिससे हमारे स्टूडेंट्स जो डब्ल्यू से रिलेटेड उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा सर। सबसे पहले तो धन्यवाद सर आपका मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, और आपके सभी दर्शकों का भी धन्यवाद कि वो हमें सुन रहे हैं। तो सर, मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। प्रॉपर मेरा हिंदी मीडियम से एजुकेशन हुआ है यूपी बोर्ड से। उसके बाद मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। और इस सब्जेक्ट के लिए टीईटी वर्क एजुकेशन के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, वो आपका डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल में, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए जो कि बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। तो क्योंकि मैंने बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किया हुआ है, तो इसलिए मैं इसके लिए एलिजिबल था। ठीक है सर। तो इस सब्जेक्ट के लिए आपको यही योग्यता चाहिए। और सर, ये डिप्लोमा वाले भी इसमें कर सकते हैं? जी सर, डिप्लोमा वाले भी इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसका जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न या सिलेबस रहा है, वो भी डिप्लोमा लेवल का ही रहा है। बस उनको 1 साल का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है उनके लिए। तो सर, जो जितने भी रिटर्न एग्जाम जो रहेगा, रिटर्न जो क्लियर करते हैं रिटर्न, तो आपका रिटर्न एग्जाम में यही सब सिलेबस पूछा जाता है उसमें, जो डिप्लोमा में जैसे कि आपने बताया, या उससे कुछ अलग रहता है, या उससे कुछ हट के पढ़ना पड़ता है? जैसे कि पेपर वन अगर हम बोलें तो सर, इसमें रीजनिंग और वगैरह वगैरह जो चीजें रहती हैं, वो तो इससे थोड़ा अलग ही होगा। हालांकि मेरे लिए भी वो अलग ही रहता है। तो उनका प्रिपरेशन आपने कैसे किया था, और मतलब किस तरीके से आपको एक अलग टीचिंग फील्ड में आने में क्या डिफरेंस महसूस हुआ है सर? क्योंकि आपका फील्ड एक अलग है, टीचिंग फील्ड एक अलग है। तो आपने किस तरीके से कोप अप किया और किस तरीके से तैयारी की सर, थोड़ा-सा वो बता दीजिए? सर देखिए, मैं क्या किया हूँ कि जितना भी मैं प्रिपरेशन किया हूँ, यूट्यूब के माध्यम से किया हूँ। और हम लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, तो इंजीनियर्स के लिए अधिकतर क्या रहता है कि उनके खुद के सब्जेक्ट पे तो पकड़ बहुत अच्छी होती है, बट जो आपका नॉन टीचिंग या नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया या ये सारे रीजनिंग हो गया, इस पे उतना अच्छा पकड़ नहीं रहता है। तो मेरा खुद का पर्सनली क्या था, करंट अफेयर और जो ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स था, उस पे पकड़ इतना अच्छा नहीं था। तो उसके लिए मैं अलग से क्या कहते हैं, यूट्यूब पे एक सर हैं अंकित अवस्थी सर, वो उस समय उनका 1 घंटे का करंट अफेयर का प्रोग्राम आता था डेली, जिसको उस समय डीएनए या आरएनए के नाम से आता था वो। मैं उसको रेगुलर देखता था, और उसकी मदद से मेरा करंट अफेयर भी इम्प्रूव हुआ, और बेसिक स्टैटिक जीके भी मेरा काफ़ी इम्प्रूव हुआ। बट वही कि उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ा। उसके बाद फिर जो हम लोग का सब्जेक्ट का प्रिपरेशन रहता है, क्योंकि उसमें डिप्लोमा लेवल तक का सिलेबस आता है, तो उतना मैंने अपना ऑलरेडी कवर करके रखा हुआ था सर। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। ये आई होप हमारे स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेगा। सर, उसके बाद आपने जैसे कि बताया आपने तैयारी किया था। अब मैं आपको इंटरव्यूज़ एक्सपीरियंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछूँगा, आपका जो खुद का जो एक्सपीरियंस है, जो कि जिसके लिए हमारे बच्चे जो ये वीडियोज़ देख रहे हैं। तो सर, सबसे पहला जो सबसे मैंने सबसे पूछा है, आपके इंटरव्यू पैनल में सर कितने मेंबर थे? कितने मेंबर थे? और सबका रोल क्या अलग-अलग था? अगर आप जानते हैं तो थोड़ा बहुत वो शेयर कीजिए।
सर मेरे इंटरव्यू पैनल में टोटल 4 मेंबर थे। 4 में से एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे जो कि किसी न किसी केंद्रीय विद्यालय में टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस के तौर पे कार्यरत थे और वो काफ़ी अनुभवी थे। ऐसा नहीं था किसी यंग एज के व्यक्ति को उन्होंने बिठा दिया हो, काफ़ी एक्सपीरियंस कैंडिडेट मतलब इंटरव्यूअर को उन्होंने बिठाया था। एक टोटल 4 लोग थे जिनसे एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट हो गए, एक हमारे किसी केवी के प्रिंसिपल थे, ठीक है? और बाकी 2 लोग कौन थे ये मैं नहीं जानता हूँ क्योंकि उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया था। पर जितने भी पैनल वहाँ पर थे सभी का 4 लोगों का पैनल बना हुआ था सर। क्योंकि मुझसे जो क्वेश्चन्स पूछे गए थे वो सारे एक ही व्यक्ति ने पूछे थे। बाकी 3 केवल ऑब्जर्व कर रहे थे। मैं क्या कह रहा हूँ, कैसे कह रहा हूँ, जितनी भी मेरी एक्टिविटीज़ हैं स्टार्टिंग फ्रॉम एंटरिंग इन द क्लासरूम वो पूरा ऑब्जर्व कर रहे थे। ओवर टू यू सर। तो सर इसमें मतलब जो ऑब्जर्व कर रहे थे उनमें से क्या हम मान सकते हैं कि कोई साइकोलॉजिस्ट हो सकता है उसमें? जो आपके पैटर्न को और बिहेवियर को सब ऑब्जर्व कर रहा होगा? हाँ, डेफ़िनेटली क्योंकि उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, उन्होंने केवल ऑब्जर्व ही किया है पूरे पैनल में। क्वेश्चन पूछने वाले सिर्फ सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे हाँ, आपके। क्वेश्चन सब्जेक्ट तो एक्सपर्ट या फिर कुछ क्वेश्चंस आपसे प्रिंसिपल भी पूछ सकते हैं, बट मुझसे नहीं पूछा गया था पर कुछ बच्चों से जी। प्रिंसिपल्स ने कोई 1-2 क्वेश्चन पूछे थे अपार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट नॉलेज। तो बच्चों जैसे कि एक चीज आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट मैक्सिमम क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, और हालांकि प्रिंसिपल भी पूछते हैं लेकिन बहुत रेयरली, और अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आया तो, लेकिन मैक्सिमम जो क्वेश्चन है सर वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट ही पूछते हैं। और बाकी आपके जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो आपको ऑब्जर्व करेंगे, वो उनको इसी काम के लिए बिठाया जाता है। तो सर एक आपका जो ओवरऑल इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस था वो कैसा था, और क्या आपको डेमो टीचिंग के लिए बोला गया था सर? तो आप सबसे पहले ये बताइए ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था सर, आपको देने के बाद कैसा लगा? सर मैं पहले इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले का बताना चाहूँगा कुछ, कि जैसे हम लोगों को एक पैनल में 10 लोगों का इंटरव्यू होना था, उसके लिए टाइम स्लॉट बुक कर रखा था। तो एक हम लोगों की हैबिट होती है कि कोई भी इंटरव्यू देके आ रहा है तो उससे पूछेंगे कि आपसे क्या पूछा गया, आपसे क्या पूछा गया। अच्छा, हाँ। तो ये सुन के कई बार हम लोग पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि हम लोगों का सब्जेक्ट ऐसा है कि किसी से वो लोग कुछ भी रैंडमली पूछ सकते हैं। इवन वो ऐसे मतलब सवाल ही वास्ट है पूछ सर, सकते हैं, मतलब जैसे वास्ट है। बहुत बड़ा है फिर। इवन कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, फिर भी वो आपसे पूछ लिया जाएगा। मुझे इंसिडेंट याद है कि मैं 2 लोगों से जो मेरे साथ के बच्चे बैठे थे, वो पूछे थे। तो एक बच्चा बाहर आया, उसका इंटरव्यू सही गया था, तो उसने बताया कि सबसे पहले उससे हम लोगों ने पूछा कि आपसे क्या पूछा गया था? तो उसका जवाब था कि मैं एंटर हुआ, मुझसे सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया कि अगर तुम्हारे घर का कूलर खराब हो जाए, तो कैसे ठीक करोगे? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बट कई बार क्या होता है कि हम लोग बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं, पर छोटी-छोटी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए क्योंकि हम लोगों का सिलेबस डिप्लोमा लेवल का है, और तो वही इंटरव्यू सर पकड़ते वो होंगे वो। इंटरव्यू पकड़ते हैं क्योंकि वर्क एजुकेशन में अभी तो इसे वोकेशनल एजुकेशन आ गया है, बट जब हम इंटरव्यू देते तब केवल वर्क एक्सपीरियंस ही था। तो उसमें यही सारी छोटी-छोटी चीज़ें हमें बच्चों को सिखानी होती है। एक बच्चे से पूछा गया था कि आप इस रूम में खड़े हुए हो, इसका जो वायरिंग है वो पूरा डायग्राम बना के बोर्ड पे एक्सप्लेन करो। तो किसी को तो वो रैंडमली टॉपिक असाइन कर रहे थे टीचिंग के लिए, और किसी से वो पूछ रहे थे। जैसे मुझसे उन्होंने पर्सनली, मैं गया था तो मुझसे पूछा था कि आप कोई टॉपिक प्रिपेयर करके आए हैं? तो मैं क्लास 12th में एक साइंस का टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर, मैं उसको प्रिपेयर करके आया था। तो जब मैंने उनको बताया कि सर मैं ये टॉपिक प्रिपेयर करके आया हूँ, तो उनको लगा होगा हाँ टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि क्लास 12th के लेवल का। उन्होंने ये भी पूछा कि ये किस किस क्लास के लिए आप इसको प्रिपेयर करके आए हैं? तो मैंने बताया सर ये क्लास 12th के फिजिक्स के सिलेबस में है। तो फिर मेरे को उन्होंने बोर्ड पर भेजा सबसे पहले, और तो डेमो तकरीबन टीचिंग आपका हुआ हाँ, मतलब? मेरा डेमो टीचिंग हुआ था, और ऐसे मान के चलिए कि मेरा डेमो टीचिंग और जो इंटरव्यू था रैपिड फायर की तरह चला था। मतलब साथ ही साथ बोल हाँ, दिया गया था। कि कई बार क्या होता है कि आपको इम्प्रेशन जमाना है, तो मैंने क्या किया था कि मैंने पूरा डायग्राम बनाया था। ट्रांसफॉर्मर जैसे जनरली 2 टाइप के होते हैं, एक स्टेप अप, एक स्टेप डाउन। तो मैंने उसकी वर्किंग मुझे एक्सप्लेन करनी थी। मैंने डायग्राम बनाया, सब कुछ किया, और मैंने पूरा वर्किंग एक्सप्लेन किया, और जानबूझ के मैं एक छोटी-सी चीज़ उसमें डायग्राम में छोड़ दिया था, ताकि मुझसे क्वेश्चन पूछा जाए। अच्छा, ये आपका स्ट्रेटेजी था, ये आपने मेरा जानबूझ के। स्ट्रेटजी था, ताकि क्या होता है हमें क्लास को भी इंटरेक्टिव बनाना होता जी। है। तो उसमें मैं एक छोटी-सी चीज़ छोड़ दिया था कि ये कौन-सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप है या स्टेप डाउन? तो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया, तो मैंने बताया कि इसीलिए मैंने जानबूझ के छोड़ा था ताकि आप मुझसे पूछें। फिर उन्होंने पूछा तो मैं उसको पूरा फिर से एक्सप्लेन किया, मैं वहाँ पे नोटेशन भी लगाया। तो इस तरीके से ये मेरा पर्सनल स्ट्रेटजी था, ताकि मैं उनको किस तरीके से एंगेज करूँ। सबसे पहला वो ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि आप कल एक वन वे कम्युनिकेशन तो नहीं है। अदरवाइज़ क्या हुआ कि क्लास में आप जाएँगे, आप बोलते जा रहे हैं, बच्चे कुछ सुन ही नहीं रहे हैं, या फिर बच्चे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। तो मेरा ये जो पॉइंट रहा जिसकी वजह से उन्होंने मुझसे सवाल पूछा, तो क्लासरूम को एंगेज करने का पॉइंट मेरा यहाँ से खत्म हो गया। वो तो चीज़ें इससे कवर हो रिलेटेड गई। उन्होंने मेरा कोई क्वेश्चन अलग से पुट अप नहीं किया। ये मेरे को बेनिफिट हुआ।
तो यहाँ से 2 चीज़ें कवर हो गई। एक तो सर ने डेमो टीचिंग तो कराया और डेमो टीचिंग में यही आपका देखा जाता है कि आप क्लास को किस तरीके से एंगेज रखते हैं। तो एक एक बच्चों और जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बड़ी चीज़ सर ने हमें सिखाया है इस वीडियो से कि ये एक आप एज़ अ स्ट्रैटेजी ले सकते हैं कि मुझे भी बहुत सर पर्सनली अच्छा लगा। अगर आगे मैं कभी किसी को बताऊँगा तो ये चीज़ मैं बताऊँगा। तो आप लोग देखो बच्चों, सर ने एक चीज़ जानबूझ के छोड़ा था, जिससे क्लासरूम एक एंगेज लगे कि है ना, उन्होंने फिर खुद पूछा। तो सर ने उस हिसाब से जवाब दिया होगा, देखो बहुत बढ़िया बच्चों, आपने इसका जवाब दिया, आपने इसको पकड़ा, इस चीज़ को इस पॉइंट को नोटिस किया। तो ये तो स्ट्रैटेजी आप लोग भी इसको अप्लाई कर सकते हैं और बहुत अच्छा लगा सर, ये स्ट्रैटेजी मुझे भी बहुत अच्छा लगा, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। आगे चल के अगर मुझे किसी को बताना होगा तो मैं सबको ये चीज़ बताऊँगा, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो बच्चों आप लोग भी इसको ध्यान में रखिएगा और इस तरीके से आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। सर अगला जो मेरा सवाल रहेगा आपसे कि क्या आपको इंटरव्यू में वहाँ पे मतलब प्रैक्टिकल स्किल से रिलेटेड, जैसे कि आपने बताया डेमो टीचिंग तो आपको ट्रांसफार्मर से करवाया गया था, आपने ट्रांसफार्मर पे दिया था। तो प्रैक्टिकल स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछे गए थे सर? जैसे कि वर्क एक्सपीरियंस में जो रिलेट होते हैं, जो स्कूल में आप कराते हैं, जो आपका तो पूरा सब्जेक्ट ही प्रैक्टिकल बेस्ड ही है, तो आपसे उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे गए थे? जैसे कि गार्डनिंग, वुड वर्क, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया था? हाँ जी सर, जैसा कि क्या होता है कि हम इंटरव्यू में जो अपना फर्स्ट इम्प्रेशन बनाते हैं, क्वेश्चंस भी उसी के अकॉर्डिंग आपसे आगे पूछे जाते हैं। जी। तो जब मेरा ट्रांसफार्मर से रिलेटेड मेरा, क्योंकि डेमो टीचिंग टीचिंग था, तो वो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर आधारित उसका वर्किंग है। तो पहले तो उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड क्लास 12th में जो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं सारी पूछी, और उसके बाद प्रिंसिपल से लेके सब कुछ पूछा। फिर वो प्रैक्टिकल पे शिफ्ट हो गया कि फिर उन्होंने टॉपिक पकड़ा मेरे लिए इलेक्ट्रिकल आयरन का। तो उन्होंने उसके बारे में कई सारे क्वेश्चंस पूछे, फिर ये पूछा कि अगर ये खराब हो जाएगा तो आप किस तरीके से रिपेयर करेंगे। पर्टिकुलर कई सारी चीज़ें होती हैं उसमें, जैसे उसका एलिमेंट होता है, उसका एलईडी बल्ब होता है, इंडिकेटर होता है, थर्म और उसका टेम्परेचर कंट्रोलर होता है, नॉब जो हम घुमाते हैं। तो इस प्रकार से कई सारी चीज़ें थी। उन्होंने खुद बोला कि जैसे अगर आपका आयरन हीट नहीं ले रहा है तो आप कैसे उसको ठीक करेंगे, या किस चीज़ को चेंज करने से वो ठीक हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड मुझसे काफ़ी घुमा के क्वेश्चन पूछे गए थे। गार्डनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछा गया था सर, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से ही पूरा इलेक्ट्रिकल वाला टॉपिक हाँ, चलता आ तो रहा था, आपसे इलेक्ट्रिकल इसलिए गार्डनिंग या अदर टॉपिक मुझसे नहीं पूछे गए थे सर। तो सर क्या लगता है, मतलब गार्डनिंग और वुड वर्क इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है? अगर आप जैसे कि आप इलेक्ट्रिकल से थे, क्या पॉसिबिलिटीज़ थी सर इससे क्वेश्चन पूछने जाने की? मेरे टाइम पे सर पॉसिबिलिटीज नहीं थी, बट इस बार पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्योंकि उस क्योंकि समय अब तक वी आ गया अब है ना? क्या है कि एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग हमारा वोकेशनल एजुकेशन इंट्रोड्यूस हुआ है, और केंद्रीय विद्यालय में वोकेशनल एजुकेशन टीजीटी वर्क एजुकेशन ही पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये भी एक प्रकार की स्किल एजुकेशन है। तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है जी। सर। एक है आपका वर्क विद लाइफ फॉर्म, जो कि पार्ट ए है, जिसमें कि आपको प्लांटेशन और गार्डनिंग और बाकी जितनी भी लाइफ फॉर्म्स होती हैं उससे गार्डनिंग से रिलेटेड रिलेटेड सब इसमें आएगा। इसमें आ जाता है। जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं सर, लाइफ इवन एनिमल्स भी इसी में आ जाते जी, हैं, हमें प्रोजेक्ट कराने होते हैं बच्चों को, तो वो पूछ सकते हैं। जी। दूसरा टॉपिक है हमारा वर्क विद मशीन एंड मटेरियल, जिसमें कि आपका मशीनरी से रिलेटेड काम रहता है, और तीसरा वर्क विद ह्यूमन सर्विसेज। तो मैं मेरी सलाह यही रहेगी, हालांकि आपके बीटेक के लेटेस्ट या फिर कटिंग के अकॉर्डिंग। डिप्लोमा के सिलेबस का ये पार्ट नहीं है, बट क्योंकि ये स्किल एजुकेशन के अंडर आते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आप लेकर जाएं। सर अभी जैसे कि आपने ये बताया, ये इससे रिलेटेड मेरे को एक चीज़ याद आया, जैसे कि अभी आपके सिलेबस में आपके कोर्स में बहुत बड़ा चेंज आया बीएड का जो चेंज आया है। सर उससे रिलेटेड इसको कनेक्ट करके कुछ बोल सकते हैं? जैसे कि अभी ये तैयारी तो करनी पड़ेगी और बीएड से रिलेटेड इससे कुछ? सर देखिए, हम लोगों का क्या है ना कि पहले हम लोग बीटेक ऑलरेडी एक प्रोफेशनल कोर्स होता है, तो इस वजह से हम लोगों के जैसे बीएड नहीं मांगा जाता था। बट अब क्या सीबीएसई ने प्रॉपर एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो सीबीएसई। बीएड में जैसे हम पेडागोगी सीखते हैं, टीचिंग मेथड सीखते हैं, तो ये सारी मेथोडोलॉजी बीटेक में नहीं सिखाई जाती हैं। तो वो हमारी एकदम टेक्निकल ओरिएंटेड नॉलेज रहते हैं। बीएड हमें बताता है कि हमें बच्चों से किस तरीके से इंटरेक्ट करना है, उनको कौन कौन से मेथड से हमें पढ़ाना है। तो ये सारी चीजें हमें बीएड के थ्रू पता करती चलती हैं। और अभी क्या हमें रेगुलर क्लासेस भी लेनी है, तो ये क्लासेस सब बढ़ गई हैं आपकी अगर क्लासेस बढ़ गई हैं एज़ पहले की कम्पेयर तुलना टू में। पुराने में, अभी हाँ, क्लासेस बढ़ गई हैं। और रोल्स भी बढ़ गए हैं, क्योंकि अभी ये 8th तक चल रहा है, 9th और में भी आएगा, 10th में भी आएगा, और इसीलिए गवर्नमेंट एनईपी 2020 में वोकेशनल एजुकेशन में बहुत वास्ट स्कोप है, और बहुत फोकस भी इसके ऊपर किया गया स्किल है। एजुकेशन पे फोकस स्किल करना एजुकेशन पे मेन फोकस है। स्किल एजुकेशन अपने आप में वोकेशनल का पार्ट है सर। पार्ट है। तो इसीलिए बीएड मैंडेटरी किया गया है, तो बीएड से रिलेटेड भी इस बार सवाल पूछे जाएंगे। तो सर हमारे जितने भी नए कैंडिडेट्स जो भी आ रहे हैं, जो भी इंटरव्यू फेस करेंगे, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका ये कहना है कि गार्डनिंग इन सब से रिलेटेड भी पढ़ के आएँ, थोड़ा बेसिक प्रिपरेशन नॉलेज करके होना आएँ। चाहिए। क्योंकि यही चल रहा है अभी स्कूल में, तो हाँ, इससे रिलेटेड
क्योंकि अगर वो आएंगे विद्यालय में तो यही सब करना पड़ेगा, है ना? हाँ ये सब मिलेगा उनको करने को। जी। बिल्कुल। तो बच्चों, इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा, ये क्योंकि अभी आ रहा है, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब सर से तो नहीं पूछे गए थे, लेकिन आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि सर अभी करंटली यही सब चीज़ें पढ़ा रहे हैं, है ना? आप अगर चाहें तो एनसीईआरटी की क्लास 6, 7, 8 की बुक का रेफरेंस भी ले सकते हैं कि एक बार आप उसे गो थ्रू कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, और ओवरव्यू ले लेंगे तो क्या है कि आपसे बहुत डिटेल में तो पूछा नहीं जाएगा, बट जितना भी पूछा जाएगा आप उसको बता सकते हैं। उससे बुक देखने से आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन-सा सेक्टर है, कौन-सा एरिया में क्या चीज़ दे रखी है। तो कितना आप कवर करना है। सडनली क्वेश्चन पूछे जाने पे सरप्राइज़ नहीं होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी बात बोली है कि आप अभी 6, 7, 8 का जो भी क्लासेस है, क्योंकि आप आएँगे तो यही क्लासेस आपको मिलेंगी मेनली, और इनका सिलेबस भी जारी हो चुका है। तो आप थोड़ा देख के इसको आइएगा, मतलब इंटरव्यू फेस करने से पहले इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। यही कह रहे हैं सर आप? हाँ सर, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। सर एक और मेरा सवाल जो है कि सेफ्टी मेजर से रिलेटेड, क्या इससे रिलेटेड, सेफ्टी मेजर से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे वहाँ? हाँ सर, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से रिलेटेड भी हम लोगों से थोड़ा एक्सपेक्टेशन की जाती है, क्योंकि हम लोग इसी बैकग्राउंड से आते हैं, और छोटे बच्चों को खासकर जो 6, 7, 8 में है, जो इन सब चीज़ों को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, उससे रिलेटेड भी हमें बच्चों को सिखाना होता है, जानकारी देनी होती है। तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एंड टूल सेफ्टी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस हम लोगों से पूछे जाएँगे सर। तो मतलब आप कह रहे हैं आपसे नहीं पूछे गए थे, लेकिन पूछे जा सकते हैं। हाँ, क्योंकि वो हमारे सब्जेक्ट का ही पार्ट है। जी, तो सब्जेक्ट का पार्ट है तो इससे पूछा जा सकता है, तो इसका आप तैयारी करके रखिएगा। सर जैसे कि आप वर्क एजुकेशन के टीचर हैं, और एक इंटरव्यू में ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिखे जाते हैं, जैसे कि टीचिंग मेथड से रिलेटेड, जैसे कि आप वर्क एक्सपीरियंस सब्जेक्ट को स्कूल में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, और स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल वर्क में कैसे एंगेज करते हैं, आपका टीचिंग अप्रोच क्या है, जैसे कि एक्टिविटी बेस्ड है या प्रोजेक्ट बेस्ड। हालांकि ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे गए होंगे, लेकिन अगर इन केस अगर पूछा जाए, जो कि मुझे लगता है कि ये पूछे जा सकते हैं, तो सर उनका किस तरीके से आंसर करना है, ये थोड़ा बता दीजिए सर। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है सर, आप वर्क एक्सपीरियंस सब्जेक्ट को स्कूल में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं? हाँ सर, अब एक्चुअली सब्जेक्ट का नाम चेंज हो गया है, अब वो वोकेशनल एजुकेशन हो गया है। पोस्ट हमारा वर्क एक्सपीरियंस ही है, और जो सब्जेक्ट पढ़ाने को मिलेगा हम लोग को, वो वोकेशनल एजुकेशन मिलेगा, और ये सब्जेक्ट प्योरली एक्टिविटी बेस्ड सब्जेक्ट है। फ्री में अपना प्रैक्टिकली बेस्ड हाँ, है। पूरा सब्जेक्ट का डिज़ाइन ही इतने अच्छे तरीके से किया है कि आपको प्रॉपर एक्टिविटीज़ दे रखी हैं कि आपको बच्चों से ये एक्टिविटी परफ़ॉर्म करानी है। आप इन्हें स्कूल में भी करा सकते हैं, और बच्चों से घर पे भी उन्हें करने के लिए बोल सकते हैं, और फिर उनको स्कूल में लाकर दिखाने के लिए बोल सकते हैं। तो प्योरली प्रैक्टिकल अप्रोच है सर इसमें। इवन जो प्रोजेक्ट भी हम दे रहे हैं वो भी एक्टिविटी बेस्ड ही हैं। मतलब इसमें मिक्स है। एक प्रोजेक्ट दे रखा है, उस प्रोजेक्ट को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में बाँट के रखा हुआ है, और वो एक्टिविटीज़ हम लोगों को कंप्लीट करनी है सर। तो सर पैनल को हम किस तरीके से आंसर करेंगे? जो पैनल हमसे पूछेंगे कि आप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उनको कैसे आंसर करेंगे? अगर जैसे, इसीलिए मैंने कहा कि आप एक बार वोकेशनल एजुकेशन की बुक को गो थ्रू करके जाएँ। उसमें पूरा स्टेप बाय अलग-अलग ये डिपेंड करता है सर कि अलग कौन-सा आपसे केस बनाया गया है, या फिर किस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपसे ह्यूमन सर्विसेज़ से के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया, तो उसका अप्रोच अलग रहेगा, उसकी एक्टिविटीज़ अलग रहेंगी। एक आध एग्ज़ाम्पल हम बुक का एग्ज़ाम्पल भी दे सकते हैं। उससे क्या है कि इंटरव्यूअर पे इम्पैक्ट भी अच्छा पड़ेगा कि आप पहले से ये चीज़ पढ़ के आए हैं। जी, बहुत बढ़िया। ये अच्छी बात है, क्योंकि आप अगर पहले से देख के गए होंगे, तो उनको पता रहेगा कि ये कहीं न कहीं अवेयर है इसके बारे अवेयरनेस क्या जी। है, और पॉजिटिव अप्रोच भी जाता है कि आप इसके लिए सीरियस हैं, मज़ाक में इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो सर इसमें आपका जो टीचिंग मेथोडोलॉजी जो रहता है आपके आपके सब्जेक्ट में, खास करके एक्टिविटी बेस्ड रहता है या तो प्रोजेक्ट बेस्ड रहता है? मोस्टली इसी पे रहता है। तो सर हमें हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए स्कूल में जब हम पढ़ाएँगे तो? या अगर इंटरव्यू पैनल में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि आपका अप्रोच क्या होगा? एक्टिविटी बेस्ड होगा या प्रोजेक्ट बेस्ड होगा? नहीं सर, हमारा अप्रोच प्योरली एक्टिविटी बेस्ड ही रहने वाला है। क्योंकि इवन, प्रैक्टिकल है ज़्यादा। हाँ, क्योंकि प्रैक्टिकल है। इवन हम जहाँ पर वर्क एजुकेशन भी पढ़ाएँगे अगर 11th-12th में, तो वहाँ पर भी हमें बच्चों से एक्टिविटी ही करवानी है, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवानी है, और उसके थ्रू उनसे हमें काम करवाना है, या ये कहिए कि सिखाना है कि ये पर्टिकुलर टास्क आप किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, उसके क्या-क्या मेथड हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है सर। और सर जैसे कि आपने बताया एक्टिविटी बेस्ड है, तो अगर सर स्टूडेंट्स एक्टिविटी बेस्ड में अगर इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, मान लो कि आपने कुछ प्रैक्टिकल कराया और प्रैक्टिकल बेस्ड में स्टूडेंट्स इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो किस तरीके से आप सर क्या अप्रोच रहेगी कि आप एंगेज करेंगे सर उनको?
सर जैसे इसमें डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज दे रखी हैं। अब सपोज करिए कि कोई बच्चा किसी एक एक्टिविटी में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो पहले हम उससे डिस्कस करेंगे कि आप इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे हैं। हम उसको उसके बेनिफिट्स के बारे में बताएंगे। और सपोज करिए कि उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में कोई बच्चा इंटरेस्टेड नहीं है, तो हम उससे उससे रिलेटेड जो कि उन्हीं पर्टिकुलर करिकुलर गोल्स को फॉलो करते हुए डिफरेंट एक्टिविटी भी करवा सकते हैं। ये सब्जेक्ट में एक बाउंडेशन नहीं है, जैसे मैथमेटिक्स का एक फिक्स सिलेबस रहता है, आपको यही कराना है। यहाँ हमारे पास थोड़ा फ्रीडम है कि हमें जो मैसेज है बच्चे तक और जो नॉलेज है वो जानी चाहिए। उसका रास्ता अलग अलग हो सकता है, आप मेथड चेंज कर सकते हैं अपना, अपनी सहूलियत के हिसाब से, बच्चे के हिसाब से। कि कई बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड समझ में आता है, कई बच्चों को पहले खुद वो डेमो हमें दिखाना पड़ता है, उसके बाद वो उसको परफॉर्म करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज हम उनसे करवा सकते हैं, जो बुक में दे रखी है वो भी करवा सकते हैं। और सपोज करिए कोई बच्चा उसके लिए इंटरेस्टेड नहीं है, तो हम उससे रिलेटेड कोई दूसरी एक्टिविटी भी उस बच्चे से करवा सकते हैं सर। तो ये रहेगा। सर एक और जो मतलब मुझे लगता है कि इंटरव्यू पैनल ये क्वेश्चन पूछ सकता है, जो कि मेरे टाइम पे भी मुझे ऐसा ही इसी से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्योंकि आप जितने भी स्कूल में जाएँगे तो ज़रूरी नहीं है वहाँ पे कुछ ऐसा कि ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ पे सारे रिसोर्सेज़ मिलें। जैसे कि करंटली अभी हम जिस स्कूल में काम कर रहे हैं, स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और ब टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा बिल्डअप किया हुआ है। प्रिंसिपल सर भी हमारे बहुत अच्छे हैं, सब कुछ हमने मैनेज कर रखा है। तो सर जैसे कि अभी हमारा जो स्कूल है वो टेम्परेरी बिल्डिंग है। अब सर को भी यहाँ पे पूरे रिसोर्सेज़ अवेलेबल नहीं है, लेकिन सर ने भी क्लास को अपना उतना ही एंगेजिंग बना रखा है। तरह-तरह के मैं क्लास में जाता हूँ, प्रोजेक्ट सर ने बनवा रखे हैं, ठीक है? प्लांट बेस्ड बहुत सारे प्रोजेक्ट बनवा रखे हैं सर ने। तो सर मैं ये पूछना चाहूँगा, अगर इंटरव्यू पैनल इस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे कि लिमिटेड रिसोर्सेज़ होने पर आप कैसे एक्टिविटीज़ कंडक्ट करेंगे? तो व उस टाइम पे कैसे आंसर करेंगे सर आप? हाँ सर, जैसे आजकल हर केवी में इंटरेक्टिव पैनल इंस्टॉल्ड है। हाँ, हमारे यहाँ भी है। हाँ, हमारे यहाँ भी है और लगभग सभी सभी केवीज़ में के और लिए। सभी नवोदय विद्यालय में भी मुझे लगता है कि इंटरेक्टिव पैनल इंस्टॉल्ड है। क्योंकि आजकल एआई का भी ज़माना है। सपोज़ करिए कि हम रिसोर्सेज़ की लिमिटेशन की वजह से कोई एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, बट आजकल जैसे टिंकर कार्ड एक वेबसाइट है, उसपे आप सिमुलेशंस बना सकते हैं। चला सकते हैं। एक PHET करके वेबसाइट आती है, उस पर भी डिफरेंट डिफरेंट हम सिमुलेशन बना सकते हैं सिमुलेटर की हेल्प से। तो हम बच्चों को सिमुलेटर के थ्रू चीज़ बनाना सिखा सकते हैं और बच्चे उसको परफॉर्म भी कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग। तो रिसोर्सेज़ लिमिट हो सकते हैं, बट नॉलेज लिमिटेड नहीं होनी चाहिए। और उसको करने का अलग-अलग तरीका है। जैसे कई बार क्या है कि आप सोचिए कि आप गार्डनिंग कैसे करवाएँगे बच्चों को, कुछ नहीं तो आप प्लास्टिक की जो बोतल्स आती हैं, काफ़ी सारी बोतल लोग यूज़ करके फेंक देते हैं। आप उनको काट के उसमें आप प्लांटेशन कर सकते हैं और उसको डेकोरेट भी कर सकते हैं। हाँ सर, तो जैसे कि ये मैंने सारे देखा था आपको आपने क्लास आइडियाज़ में करवाएँगे। करवाया मैं था। खुद अपनी क्लास में ये चीज़ करवाया हूँ। इसीलिए कि जैसे हम लोग को क्लास 8 में पढ़ाते हैं, विक हाइड्रोपोनिक सेटअप पढ़ाते हैं, तो उसमें ज़रूरी नहीं कि आप जाके मार्केट से बहुत महँगा सेटअप लेके आएँ, आप एक बोतल को काट कर भी वो पूरा सेटअप बना सकते हैं सर। ये सर ने जो बोला ये मैंने भी देखा है क्लास में, क्लास 8 में देखा था मैंने सर ने। और उसमें कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ जो बोतल जो यूज करके फेंक देते हैं उन्हीं बोतल का यूज किया हुआ है। जरा सा एक पानी था और एक बढ़िया सा प्लांट उस पे अच्छा खासा उग रहा था, है ना सर? वही वाला। कितना लिमिटेड। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से कर सकते हैं, इवन लिमिटेड रिसोर्सेस होने के बाद भी हम ये सब कुछ कर सकते हैं। और जैसे कि सर ने एक सिमुलेशन का जो साइट बताया, वहां पे भी जाके आप ये सारे चीजें कर सकते हैं। इंटरेक्टिव पैनल हर जगह आ गया है। तो इस तरीके से आप मतलब लिमिटेड रिसोर्सेस होने के बावजूद भी इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। इस तरीके से जैसे सर ने बताया उसी तरीके से आप पैनल को आंसर कर सकते हैं। सर अगला जो मेरा सवाल है वो टीजीटी डब्ल्यूई इंटरव्यू क्रैक करने के लिए जो 3 गोल्डन टिप्स हैं सर, जैसे कि हर वीडियो में पूछता हूँ मैंने, सर से भी पूछा था, हमने सर से भी पूछा था, दीपक सर से भी पूछा था। सर आपसे ही पूछ रहा हूँ कि 3 गोल्डन टिप्स क्या हो सकते हैं सर टीजीटी डब्ल्यूई इंटरव्यू क्रैक करने के लिए? सर एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। आपको कई सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछ मिलेंगे जो आपके फ्रेंड्स इंटरव्यू देके बाहर आएँगे कि हमसे पूछा गया, हमसे वो पूछा गया। हो सकता है वो चीज़ आपको ना आती हो। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको। दूसरा क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया तो इसका आंसर नहीं आ रहा है, तो आपको झूठ नहीं बोलना है। कई बार बच्चे क्या होते हैं घबरा जाते हैं, तो आप उन्हें पोलाइटली मना कर दीजिए या फिर आप उसको घुमा के आंसर दे सकते हैं उससे रिलेटेड तो वो दे दीजिए। और तीसरा सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए सर। एक जो है फेक नहीं करना, ये मतलब लगभग जितनों का भी मैंने अभी तक यहाँ पे
हमने बात किया है जिनके इंटरव्यू एक्सपीरियंस से रिलेटेड, सबने ही यही बोला है कि फेक नहीं करना है। तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना, झूठ नहीं बोलना है वहाँ पे, जो सच है वही आपको बोलना है वहाँ पे। तो सर अगला मेरा जो सवाल है कि कैंडिडेट्स को एक ऐसा जो कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो इंटरव्यू में वो कर देते हैं, लेकिन वो कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं जो उनको अवॉइड करनी चाहिए सर? अ, जैसे एक तो आपका ड्रेस कोड प्रॉपर होना चाहिए, कई बार हम लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं, बट ड्रेस कोड बहुत महत्व रखता है, इम्पोर्टेंस तो रखता सर है। टीजीटी डब्ल्यू के लिए ड्रेस कोड क्या रहेगा सर? सर फॉर्मल, हम लोग फॉर्मल, का टोटल फॉर्मल फॉर्मल। ड्रेस कोड रहेगा टोटल, और जीन्स वगैरह पहन के नहीं जाना है। दूसरा ये है कि अगर कोई चीज़ आपको नहीं आती है, आप पोलाइटली मना कर दीजिए, तो वो दूसरे क्वेश्चन पे शिफ्ट हो जाएँगे। अगर आप फंबलिंग करेंगे, इधर-उधर के आंसर देंगे, तो फिर आपका इंटरव्यू हो सकता है वहीं पर खत्म हो जाए। और थोड़ा-सा अपने आप को प्रिपेयर करके जाना है कि ये च और एक नहीं, कम से कम 2 से 3 डेमो टीचिंग के लिए 2 से 3 टॉपिक आप पूछ के जाएँ। कई बार क्या होता है सर, मैंने एक टॉपिक प्रिपेयर किया और मुझसे पहले जो 2 लोग गए हैं, उनमें से किसी एक ने उसी टॉपिक पे अपना डेमो टीचिंग दिया हाँ, है। हाँ, तो अक्सर उस होता है। केस में क्या है कि हम भी सेम टॉपिक पे देंगे, तो या तो वो मना करके अपना खुद का टॉपिक असाइन कर सकते हैं और वो कोई भी टॉपिक दे सकते हैं रैंडमली, जिसके लिए हम तैयार हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। और दूसरा ये है कि हम सेम टॉपिक पे देंगे तो कंपैरिज़न होने लगता है सर, तो इस चीज़ से हमको बचना है। तो 2 से 3 टॉपिक हम प्रिपेयर करके जाएँगे और कोशिश ये करेंगे कि हमसे पहले जो इंटरव्यू दे के आए, उससे हम पूछ लें कि आपने डेमो टीचिंग में कौन-सा टॉपिक दिया था या आपने कौन-से टॉपिक पे डेमो टीचिंग दिया है। तो इससे हमको थोड़ा हेल्प मिल सकती है। और कोशिश ये रखिएगा कि मतलब आपका टॉपिक थोड़ा यूनिक हो, जो जो कोई ना ले। आप ऐसा सोच के जाइएगा। और जैसे कि सर ने बोला 2-3 टॉपिक अगर आप कर लेंगे और जिसका इंटरव्यू हो जाता है, अगर आप पूछेंगे आपने किसमें दिया था, तो आपको एक आइडिया हो जाएगी कि हाँ, मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे डेमो टीचिंग नहीं देना है। बिल्कुल सर। तो सर जो अगला जो मेरा सवाल है आपसे, वो कॉन्फिडेंस और प्रैक्टिकल नॉलेज है। जैसे कि आपने बोला था प्रैक्टिकल नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है। तो कॉन्फिडेंस और प्रैक्टिकल नॉलेज का कितना रोल होता है सर वहाँ पे? अच्छा, प्रैक्टिकल नॉलेज का अच्छा खासा रोल होता है, क्योंकि जैसे मैं बीटेक किया हूँ, तो हमको चीज़ें रिपेयरिंग करना नहीं सिखाया जाता है। ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट रहता है कि बचपन से ही कि अगर कोई भी काम मेरे सामने हो रहा है, तो मैं बैठ के देखूँगा उसको। इसको जैसे आजकल बोला जाता है ऑब्जर्वेशन स्किल। तो मुझसे खुद ही क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आयरन खराब हो जाती है, तो आप उसको कैसे रिपेयर करोगे? ये काम ऐसा है मैं ज़िंदगी में नहीं किया हूँ, बट मैं होते हुए बहुत बार देखा हूँ। तो उस हिसाब से मैंने उस चीज़ को कनेक्ट करके आंसर दिया। तो इस चीज़ का हमको ध्यान देना है कि अगर कोई इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो कि हमारे प्रैक्टिकल नॉलेज से रिलेटेड है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही पूरा प्रैक्टिकल है, तो हमें उसका आंसर किस तरीके से दे सकते हैं। सर आपने लगभग सब कुछ हमको बता दिया आपसे क्या पूछा गया था। सर कोई ऐसा सवाल जो आपसे छूट रहा हो और आपसे पूछा गया हो, थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, जैसे कि अगर ऐसा कोई सवाल आपसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिया हो और आप वहाँ पे थोड़ा-थोड़ा फँस रहे हो या फिर आपने आंसर कर दिया हो, ऐसा कोई सवाल था जो आपसे छूट रहा हो, जो आपसे पूछा गया हो, आपने अभी तक नहीं बोल पाए हो? सर जैसे मैं, क्योंकि डेमो टीचिंग की स्टार्टिंग में ट्रांसफार्मर टॉपिक से किया था, और ट्रांसफार्मर का जो वर्किंग रहता है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे रहता है। हमारे 12th तक के सिलेबस में हम इलेक्ट्रिक करंट के 2 मेन इफेक्ट पढ़ते हैं, एक हीटिंग इफेक्ट, एक मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक। तो उसको लेके उन्होंने मेरे से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे। जब मैग्नेटिक इफेक्ट के लगभग-लगभग सारे क्वेश्चन उन्होंने 12th तक के सिलेबस के पूछ लिए, उसके बाद उन्होंने बहुत स्लाइटली और आराम से शिफ्ट किया इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट के ऊपर, और उन्होंने टॉपिक जो एलिमेंट या चूज़ किया वो आयरन चूज़ किया। ठीक है, आयरन में भी यही प्रिंसिपल यूज़ होता है, तो मेरा आंसर जैसे कि मैंने दिया था कि नहीं, तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कौन-सा प्रिंसिपल यूज़ होता है, आप उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो इस तरीके से वो किसी एक टॉपिक पे आपको कॉन्फिडेंस दिलाएँगे, सिंपल से क्वेश्चन पूछेंगे, आप बहुत कॉन्फिडेंस हो जाएँगे, फिर सडनली वो दूसरे टॉपिक पे जंप कर जाएँगे। तो आप क्या है कि क्योंकि आप एक ही चीज़ पे माइंड सेट हो जाता है कि लगातार हमसे एक ही चीज़ पूछी जा रही है, और सडन स्विच होता है, तो दिमाग उतना कम समय में कभी-कभी उस चीज़ को ट्रिक नहीं कर पाते और हम गलत आंसर दे देते हैं, या हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, हमको याद नहीं आता है, हम रिकॉल नहीं कर पाते हैं। जैसे सब कुछ ठीक गया था, एक क्वेश्चन मेरे से बहुत सिंपल सा सिली पूछा गया था कि आयरन का जो नीचे का बेस होता है वो किस मटेरियल से बनता है। सभी लोगों को पता रहता है कि वो मेटल का बनता है, इसमें स्टील का हो सकता है, एल्यूमीनियम का हो सकता है। उस समय मुझे ज़रा भी याद नहीं आया कि ये किस चीज़ का बनेगा, और जैसे ही मैं इंटरव्यू रूम से बाहर आया, तुरंत मुझे याद आया कि अरे यार, ये तो इस चीज़ का बनेगा, मैं बता के नहीं आया। तो उस केस में भी मैं पोलाइटली मना कर दिया था कि सर आई एम सॉरी, आई हाँ, एम मैं अनेबल यही टू पूछने वाला रिकॉल था इट। कि आपने क्या किया था? मैं सिंपली मना कर दिया था। मैंने गैस वगैरह कुछ नहीं किया था, कि मैं 2-3 सेकंड तक सोचा और मेरे को नहीं याद आया, तो मैं मना कर दिया था। तो देखिए, बहुत ही सिंपल सा सवाल था। और लेकिन सर को उस टाइम ऐसा नहीं कि सर को नहीं आता था, लेकिन वहाँ का कंडीशन, वहाँ का माहौल ही उस टाइम पे ऐसा रहता है कि आप बहुत छोटी-छोटी बेसिक चीज़ें भी भूल सकते हो। लेकिन सर ने फेक नहीं किया।
सर ने सिंपल मना कर दिया, क्योंकि इंटरव्यूअर जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, तो आपका यही चीज ऑब्जर्व करते हैं, और वो भी जानते हैं कहीं ना कहीं, सर को पता होगा, लेकिन उस माहौल में हर कोई भूल जाता है। वो यही चीज नोटिस करते हैं कि आप कितना घुमा रहे हैं, या फिर सिंपल पोलाइटली, जैसे कि सर ने सिंपल पोलाइटली मना कर दिया था, और जैसे ही सर उस कंडीशन से बाहर आए और सर को तुरंत याद आ गया। तो ऐसा होता है। तो आपको बिल्कुल भी फेक नहीं करना है, एकदम जो आपकी रियलिटी है वही आपको वैसा रहना है। सर अभी मैं थोड़ा रियलिटी से रिलेटेड कुछ सवाल पूछूंगा कि सर क्या ऐसा लगता है कि जो डब्ल्यू का जो इंटरव्यू है वो बहुत ही ज़्यादा टफ होता है? नहीं सर, इंटरव्यू टफ नहीं होता है, बस आपको थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपोजर होना चाहिए। जैसे जो लोग डिप्लोमा करके आए हुए हैं, 1 साल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनके लिए तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत मिलता है, तो उनके लिए आसान है। कुछ बीटेक के कैंडिडेट्स ऐसे रहते हैं, जो हो सकता है कि बीटेक कंप्लीट करने के जस्ट बाद इंटरव्यू में आ रहे हो, उन्होंने एग्जाम क्रैक कर लिया, क्योंकि बीटेक में थ्योरेटिकल नॉलेज काफ़ी अच्छी दी जाती है, बट जो डिप्लोमा लेवल का इंडस्ट्रियल एक्सपोजर होता है, वो उतना नहीं मिल पाता है किसी-किसी को, सभी की बात नहीं करूँगा। तो उन लोगों को थोड़ा इस चीज़ का इंटरनेट से ही देख के कि बेसिक-बेसिक क्या-क्या चीज़ें होती हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं, या फिर क्या-क्या डिप्लोमा में रहता है, उससे रिलेटेड थोड़ा बेसिक जानकारी लेना पड़ेगा। प्रैक्टिकल नॉलेज, क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज उनके पास रहेगा डेफ़िनेटली, बट प्रैक्टिकल नॉलेज उनको थोड़ा लेना पड़ेगा सर। और सर इंटरव्यू का जो फाइनल सिलेक्शन में कितना रोल होता है? कुछ-कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, थ्योरी अच्छा हुआ तो इंटरव्यू का कोई रोल नहीं है। ये तो मुझे बहुत बड़ा मिथ लगता है, ऐसा तो नहीं है, इंटरव्यू का भी बहुत बड़ा रोल है मुझे लगता है। तो सर आपके हिसाब से इंटरव्यू का कितना बड़ा रोल है? इंटरव्यू का ही मेजर रोल रहता है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि मेरे टाइम पे 70% वेटेज था वो थ्योरी का था, और 30% वेटेज इंटरव्यू का था। तो जिसका थ्योरी में बहुत अच्छा आया, इंटरव्यू उतना अच्छा नहीं हुआ है, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। बट जो थ्योरी में एवरेज है और इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है, उनका सिलेक्शन हो गया है। तो इंटरव्यू का वेटेज अच्छा खासा रहता है, और इम्पोर्टेंस भी रहता है इंटरव्यू का, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बच्चों से इंटरेक्ट करना है, और इंटरव्यू में यही चीज़ आपकी मेजर की जाती है। कई बार हमारे पास थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है, पर हम उसे डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा, क्योंकि आप टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और एक ऐसा टीचर जिसके पास नॉलेज बहुत सारी हो, पर वो डिलीवर नहीं कर पा रहा है, बच्चों को बता नहीं पा रहा है, तो ऐसा टीचर वो लोग हायर नहीं करेंगे जनरली। तो इसीलिए वो इंटरव्यू इसीलिए इसमें रखा गया है। So इंटरव्यू इज बेसिकली फॉर हाउ यू इम्पार्ट द नॉलेज टू स्टूडेंट्स, ये जानने के लिए ये रखते हैं, और इंटरव्यू का एक बहुत बड़ा रोल है। तो ये हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोल सकते कि इंटरव्यू का कोई बड़ा रोल नहीं है, इंटरव्यू का बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि सर ने बताया कि अगर मान लो सर, ऐसा भी हो सकता है कि 3 कैंडिडेट हैं, और तीनों के ही सपोज फॉर एग्जांपल 70 मार्क्स, तो वो डिसाइडर तो इंटरव्यू में ही होगा। तो ये इंटरव्यू इसलिए सबसे बड़ा फैक्टर और बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। और सर नेक्स्ट सवाल जो है मेरा, इंटरव्यू का जो फाइनल सिलेक्शन में, सॉरी, ये तो हम आपने रोल बता दिया, और एक लास्ट जो क्वेश्चन सर, कि जो आप टोटल आपका जो ड्यूरेशन था, मतलब दरवाजे से जब एंटर हुए और दरवाजे जब आप बाहर आए, तो टोटल एक ड्यूरेशन कितना होता है सर इंटरव्यू का? सर, अलग-अलग कैंडिडेट के हिसाब से ड्यूरेशन अलग-अलग रहता है। जैसा मेरा जो फिर भी एक इंटरव्यू एवरेज। था, वो लंच के जस्ट बाद स्टार्ट हुआ था, और अमूमन ये माना जाता है कि लंच के बाद जो इंटरव्यू रहता है, वो जल्दी खत्म हो जाता है। बट मेरा फिर भी 15 से 20 मिनट तक इंटरव्यू खिंच गया था। और अगर इंटरव्यू आपका थोड़ा लंबा जाना है, तो पैनिक नहीं होना, ये एक अच्छी बात है कि आपका इंटरव्यू लंबा जा रहा है। मतलब ये मेरा पर्सनल व्यू है कि कई बार कुछ बच्चे ऐसे भी जिनका इंटरव्यू 5 मिनट में खत्म हो गया। तो उन्होंने आपसे ज़्यादा पूछा ही नहीं, आपको ज़्यादा मौका ही नहीं मिला अपने आप को रिप्रेजेंट करने का। तो लंबा इंटरव्यू जा रहा है, इसका मतलब आपने आंसर सही दिए हैं, तभी लंबा जाएगा। तो अभी तक मैंने जो भी पहले कमलेश सर से पूछा था, तो जो पीआरटी म्यूजिक थे उन्होंने भी सेम यही बताया था, एवरेज 10 से 15 मिनट। फिर दीपक कुशवाहा सर से पूछा था पीजीटी हिंदी, तो उन्होंने भी यही बोला था, और सर का भी यही है। तो अगर एक ऑन एन एवरेज देखें तो 10 से 15 मिनट का सर इंटरव्यू होता है। और जैसे कि सर ने बताया, जितना लंबा आपका इंटरव्यू होगा, आप ये मान के चलें कि आपको वो सुनना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं। और एक दूसरा तरीका है कि अच्छा अच्छा चीज ये है कि आप अपने आपको रिप्रेजेंट करने का ज्यादा टाइम मिलता है अपने आप को। जी सर, और ये जो लास्ट है, जो कि मैं रैपिड फायर हर किसी में रहता ही है, तो सर के साथ भी हम एक रैपिड फायर राउंड खेलेंगे, और मैं सर से सवाल पूछूंगा, और सर जल्दी जल्दी उसका आंसर वन वर्ड या उससे एक सेंटेंस में करेंगे उसका आंसर। तो सर तैयार हैं आप? हाँ सर, बिल्कुल। तो सर मेरा रैपिड फायर का जो पहला सवाल है जो मेरा, सर आपका डब्ल्यू सब्जेक्ट से रिलेटेड फेवरेट एक्टिविटी क्या हाँ सर, गार्डनिंग। है? और सर अगला सवाल जो मेरा है, सबसे इजी स्किल जो स्टूडेंट्स को सिखाई जा सकती है? सर, आज के हिसाब से एआई असिस्टेंट एक टॉपिक है जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, वो काफ़ी आसानी से
सिखाया जा सकता है। बस उसके लिए हमें केवल इंटरनेट चाहिए और इंटरेक्टिव पैनल चाहिए और किसी रिसोर्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी सर। और इंटरेस्टिंग भी होता है वो। इंटरेस्टिंग भी आजकल हर कोई एआई यूज़ करना चाहता है, समझना चाहता है, तो वही चीज़ हम उनको 6-7 क्लास से समझा रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। सर अगला सवाल जो है, इंटरव्यू के लिए कोई एक और वन वर्ड फॉर इंटरव्यू। डोंट पैनिक। एंड सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिगेस्ट मिस्टेक। बिगेस्ट मिस्टेक ये है कि आप खुद पे भरोसा करना छोड़ देते हैं। सपोज करिए आप बाहर बैठे हुए, मैं वन वर्ड में नहीं दूंगा, थोड़ा एलोबरेट करना चाहूंगा सर। बिल्कुल सर। कि सपोज करिए आप इंटरव्यू देने के लिए बाहर वेट कर रहे हैं, आपका कोई फ्रेंड इंटरव्यू दे के आया, उसने कहा कि बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप क्या है कि थोड़ा खुद पे भरोसा करना छोड़ देते हैं, आप भी घबराने लगते हैं, अरे इतना हार्ड पैनल है, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। इन सब चीजों पे भरोसा नहीं करना है। जब भी आप जाएंगे एकदम फ्रेश माइंड से जाएंगे, क्योंकि पैनल भी आपसे एकदम फ्रेश माइंड से न्यू क्वेश्चंस पूछेगा। जरूरी नहीं है कि आपसे पहले वाले व्यक्ति का इंटरव्यू खराब गया है तो आपका खराब जाएगा, और जरूरी ये भी नहीं कि उससे पहले वाले का अच्छा गया तो आपका अच्छा जाएगा। तो आपको हमेशा फ्रेश माइंड से जाना है और होप फॉर द बेस्ट। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। एंड बहुत जो आपने इन्फॉर्मेशन दिया, बहुत ही अ, बच्चों को बहुत फायदा करेगा मेरे ख्याल से, जो भी डब्ल्यू में आने वाले टाइम में इंटरव्यू में अपने आप को प्रेजेंट करने वाले हैं। और सबको बेसब्री से इंतजार है सर, टीयर 2 का रिजल्ट आए और इंटरव्यू में वो बैठे। तो आज सर मैं एक बार फिर से आपका धन्यवाद करना चाहूंगा सर, कि आपने हमारे वीडियो के लिए टाइम दिया। और जैसे कि इससे पहले जो हम 2 वीडियो कवर कर चुके हैं, पीआरटी म्यूजिक, टीजीटी म्यूजिक और पीजीटी टीजीटी हिंदी, और उसी के साथ आज जो हमारा ये वीडियो था टीजीटी डब्ल्यूई, आपने अगर पहले की 2 वीडियो नहीं देखी है, प्लेलिस्ट वहाँ पे अटैच कर दिया गया, आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस देख सकते हैं, जिसको भी जिस हिसाब से ज़रूरत है। और आज का जो हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस था, बहुत बड़ी बढ़िया था, कि हमने एक यूनिक फील्ड के बारे में जाना, जो टीचिंग से थोड़ा-सा हट के, लेकिन टीचिंग के अंदर अब धीरे-धीरे वो आ रहा है, और उसका एक बहुत बड़ा रोल प्ले हो रहा है, क्योंकि एनईपी में टोटल सब्जेक्ट ही इस पे बेस्ड है कि वोकेशनल एजुकेशन, स्किल एजुकेशन, इसी का ही बोलबाला है और यही आने वाला है। तो सर ने जो भी चीज़ें बताई हैं बच्चों, आपको उस चीज़ों को ध्यान में रखना है और आने वाले टाइम में इंटरव्यू के लिए उसी के हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है।